अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, डियर सब्सक्राइबर। उम्मीद है बच्चे होंगे। इससे पहला लेक्चर मैंने डिस्कवरी न्यूक्लियस की समझा दी थी। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और वहाँ पे आपको काफ़ी समझ आ गया होगा। अब रदरफोर्ड ने जो हमें एटम का मॉडल दिया, उस मॉडल की मेन पॉइंट्स हमने आज डिस्कस करने हैं। ठीक, कैसे? बड़ा आसान है, बड़ी दिलचस्प है। कुछ कुछ पॉइंटों में मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा, कुछ कुछ पॉइंट को मैं एज इट इज़ पास आउट कर दूंगा। इजी है आपके लिए, कोई इशू इंशाल्लाह नहीं रहेगा। ठीक, क्या है मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जर्वेशन किया और उसका कंक्लूजन निकाला, कंक्लूजन निकालने के बाद वो मेन पॉइंट स्क्रीन पे ले आया। ठीक, किस तरह के मेन पॉइंट? पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट फोकस करें इस तरफ। पहला पॉइंट क्या चीज़? मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एटम का मोस्टली वॉल्यूम। ठीक, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज वॉल्यूम। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट, कोई जिस्म जितनी जगह घेरता है उसे हम क्या कहते हैं? वॉल्यूम। ठीक, द मोस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन एटम, एटम का जो अक्सर वॉल्यूम है इस एम्प्टी, मैंने अलग पेन से लिखा है ताकि आपको जहन में रहे। ठीक, इसका मतलब क्या है कि वो आपसे कहना चाहता है कि एटम का अक्सर जो एटम का वॉल्यूम है वो आपको खाली मिलेगा। इसका मतलब है न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है साइज़ में और एटम का साइज़ बहुत ही ज़्यादा है, बीच में खाली स्पेस बहुत ही ज़्यादा, वैक्यूम आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। स्पेस इन विच इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक, मतलब अक्सर एटम के अंदर आपको खाली जगह ज़्यादा मिलेगा। जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, लेकिन उनके बीच में फासला बहुत ज़्यादा होगा और खाली जगह आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। पहला पॉइंट है, इजी पॉइंट है, कोई इशू नहीं इसमें। दूसरा पॉइंट, नियरली ऑल मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट। ये क्या कह रहा है कि एटम का जितना भी मास होता है वो एटम के असल में एग्जैक्टली सेंटर में पाया जाता है और उस सेंटर को उसने क्या कहा? न्यूक्लियस। क्या कहा? न्यूक्लियस। ठीक, मतलब एटम का जितना भी मास पाया जाता है वो अक्सर एटम के एग्जैक्टली सेंटर में पाया जाता है और उस सेंटर को उसने किस नाम से कॉल किया? न्यूक्लियस के नाम से। इजी पॉइंट है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बच्चे अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इस बात को नहीं समझते। ठीक, यहाँ पे कुछ पे फार्मूला भी लिखूँगा, आप घर में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ एटम के हर एटम के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस का साइज़ भी निकाल सकते हैं, मैं आपको फार्मूला भी दूंगा। आपके कोर्स का वर्क नहीं है, बहरहाल कभी भी आपको ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ सकती है। कैसे? द साइज रेडियस, साइज का मतलब क्या है? रेडियस। रेडियस का मतलब क्या है कि हाफ ऑफ डायामीटर। देखिए ये एक सर्कल है, सपोज ये एक सर्कल है। ठीक, इस सर्कल का अगर मैं पूरा लाइन ड्रा कर दूं तो इसे हम कहेंगे डायामीटर। क्या कहते हैं? डायामीटर, जिसे उर्दू में कत्तर कुत्तर वगैरह इस तरह कहा जाता है। ठीक, बहरहाल अगर इस सर्कल का मैं पूरा लाइन सर्कल पे ड्रा नहीं करूं बल्कि उसके एक सेंटर से एक पॉइंट का आगाज़ करूं। ठीक, चाहे मैं इस तरफ आगाज़ करता हूं मेरी मर्ज़ी, चाहे मैं इस तरफ आगाज़ करता हूं मेरी मर्ज़ी, चाहे मैं इस तरफ आगाज़ करता हूं मेरी मर्ज़ी। मतलब एटम के सेंटर से आखिरी बाउंड्री तक पाए जाने वाले फासले को हम प्यार से क्या कहेंगे? रेडियस। रेडियस, रेडियस, रेडियस। क्या कहेंगे? रेडियस। और ये आपको पता होना चाहिए हाफ ऑफ डायामीटर, डायामीटर का आधा। अगर इस डायामीटर का मैं यहाँ से यहाँ तक आधा लूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसे हम रेडियस कहते हैं। तो रेडियस हो या साइज हो एक ही बात है। ठीक, द साइज और रेडियस ऑफ ए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का साइज या न्यूक्लियस का रेडियस इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम, बहुत ही छोटा होता है। किसके मुकाबले में? किसके मुकाबले में? एज कंपेयर टू द साइज और रेडियस ऑफ एन एटम। एटम के साइज और साइज या रेडियस के मुकाबले में न्यूक्लियस का रेडियस साइज बहुत ही कम होता है। ठीक, कितने ऑर्डर का होता है? ठीक, ऑर्डर ऑफ। ठीक, मतलब मैं यहाँ पे दो पॉइंट्स लिख रहा हूँ। पहला मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। क्या लिख रहा हूँ? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस लिख रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ एटम, पूरे एटम का रेडियस। ठीक, पूरे एटम का रेडियस हमेशा ज़्यादा होगा और न्यूक्लियस का रेडियस हमेशा कम होगा।
कौन से ऑर्डर से चलेगा, कौन से ऑर्डर से चलेगा। आपने बुक वगैरह में देखा होगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का रेडियस आपको अक्सर आपको मिलेगा 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का। किस मीटर के ऑर्डर का? 10⁻⁻15 के मीटर के ऑर्डर का। और ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए कि आपके पास ये जो 10⁻⁻15 मैंने लिखा है, असल में ये वैल्यू कहाँ से आई? ठीक, आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर में 10⁻15 पिकोमीटर पाए जाते हैं। अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, कहने का क्या मतलब है, इसको मैं उल्टा कर दूँ, कैसे उल्टा कर दूँ? मैं कहूँगा 1 पिकोमीटर बराबर है 10⁻15 मीटर, वही चीज़ है। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस का जो साइज आपके पास निकलेगा, न्यूक्लियस का जो रेडियस आपके पास निकलेगा, ठीक, वो अक्सर किस में होगा? वो अक्सर आपको पिकोमीटर में मिलेगा। किस में मिलेगा? पिकोमीटर में। ठीक, पिकोमीटर में मिलेगा। अगर किसी भी मीटर में होगा आप उसको पिकोमीटर में लाने की कोशिश करोगे, ये आईआर क्लासेस में हम करते हैं। रेडियस ऑफ एटम, एटम का रेडियस, एटम का रेडियस अप्रॉक्सीमेटली आपके पास होता है 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का। ठीक, अब इसका क्या मतलब? ठीक, इसका क्या मतलब? बहुत आसान है। देखिए 1 मीटर में आपके पास 10⁻10 एंगस्ट्रम होते हैं। एंगस्ट्रम प्रीफिक्सेस किसी ने पढ़े हो फिजिक्स वगैरह में, उसको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक, 1 मीटर में 10⁻10 एंगस्ट्रम होते हैं। तो 1 एंगस्ट्रम कितने के बराबर हुआ? 10⁻10 मीटर का। इट मीन्स जब मैं साइज ऑफ एटम कहूँ या रेडियस ऑफ एटम कहूँगा, वो 10⁻10 मीटर के ऑर्डर का होगा, लेकिन मैं उसको एंगस्ट्रम में भी ले सकता हूँ। किसी का 10 एंगस्ट्रम, किसी का 50 एंगस्ट्रम, किसी का 500 एंगस्ट्रम। मतलब कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आपको मिलेगा पिकोमीटर में, जो बहुत ही छोटा यूनिट है। ठीक, और रेडियस ऑफ एटम आपको मिलेगा एंगस्ट्रम है, जो इसके मुकाबले में थोड़ा बहुत बड़ा है। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर हम न्यूक्लियस के रेडियस को कंपेयर करें एटम के रेडियस के साथ, तो एटम 1,00,000 गुना बड़ा है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस। या दूसरी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं न्यूक्लियस 1,00,000 गुना छोटा है एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। ठीक, ये भी कह सकते हैं। हाँ, किसी बच्चे ने किसी भी एटम के न्यूक्लियस का एग्जैक्ट रेडियस निकालना हो, तो उसके लिए मैं फार्मूला आपको लिख के देता हूं। ठीक, फार्मूला फॉर रेडियस। ठीक, रेडियस का फार्मूला बड़ा आसान फार्मूला है। ठीक, फार्मूला क्या है? फार्मूला है R0 बराबर है A ब्रैकेट 1/3, ये फार्मूला है। ठीक, अब इस फार्मूले में हम अगर वर्डिंग को समझ लें तो हम एटम के न्यूक्लियस का रेडियस आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? देखें, इसमें ये जो मैंने लिखा है R0, क्या चीज़? ये R0 कांस्टेंट है जो रदरफोर्ड ने निकाल के दिया था हमें। ठीक, इसकी वैल्यू आपने याद रखनी होगी, जस्ट इस कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक, इसकी वैल्यू अपनी याद रखनी होगी 1.33 × 10⁻13 सेंटीमीटर। अगर ये R0 की वैल्यू आपके जहन में बैठती है तो आप किसी भी एटम के न्यूक्लियस का एग्जैक्टली रेडियस निकाल सकते हो इस फार्मूले की मदद से। हाँ, इस फार्मूले में ये A क्या है? ठीक, A का मतलब है एटॉमिक मास। A का मतलब क्या है? एटॉमिक मास। कोई भी एटम आप ले लें, उस एटम का एटॉमिक मास मौजूद है, पीरियोडिक टेबल में कांस्टेंट है, उस एटॉमिक मास का पावर ले ले 1/3। ठीक, और कांस्टेंट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास उस एटम का रेडियस निकल आएगा। ये एक्स्ट्रा नॉलेज होगी आपके लिए साइज ऑफ एटम के लिए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 4 आसान है पॉइंट। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैज ए पॉजिटिव चार्ज देयर, दिस इज इंडिकेट्स दैट by the wide range of deflection of few अल्फा पार्टिकल। जैसे हमने कल ऑब्जर्वेशन में देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या थे, एक ख़ास एंगल से मुड़ गए थे। जब मुड़ गए थे तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि एटम न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एज ए पॉजिटिव चार्ज, जो एटम का न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज को वो रिपल कर रहा है। ठीक,
ये आपका पॉइंट है। नंबर 5, पांचवा पॉइंट, द पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के ऊपर होगा, ठीक, वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब है अगर मैं कहता हूं, अगर मैं यहां पे कोई भी एटम लेता हूं, सपोज मैंने यहाँ पे X नामी एटम लिया, यहाँ पे मैंने Y नामी एटम लिया, यहाँ पे मैंने Z नामी एटम लिया, ठीक, मैं यहाँ पे कहता हूँ, मिसाल में यहाँ पे कहता हूँ +5, यहाँ पे मैं कहता हूँ +15, यहाँ पे मैं कहता हूँ +20। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि इस एटम के ऊपर अगर +5 आ चुका है, इट मीन्स इसके पास 5 प्रोटॉन है। क्या है? 5 प्रोटॉन। हाँ, अगर इन सबसे इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, ठीक, मतलब ये X नामी एटम विदाउट इलेक्ट्रॉन हो, Y नामी एटम विदाउट इलेक्ट्रॉन हो, Z नामी एटम विदाउट इलेक्ट्रॉन हो, अगर इसके ऊपर 5 है, अगर इसके ऊपर +5 है, तो इसका मतलब है कि इसमें प्रोटॉन की तादाद क्या है? 5 प्रोटॉन, इसमें है 15 प्रोटॉन, इसमें है 20 प्रोटॉन। ठीक, आसान पॉइंट है। ठीक, अब आते हैं किस तरफ? नंबर 6 पॉइंट की तरफ आते हैं। ठीक, आसान पॉइंट है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। ये हमें क्या कह रहे हैं रदरफोर्ड? रदरफोर्ड हमें कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज बिखरा हुआ है, और उस नेगेटिवली चार्ज को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक, अच्छा, नंबर 7, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। Therefore, एटम एज ए होल न्यूट्रल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट किस हवाले से? अक्सर स्टूडेंट से हम वाई में पूछते हैं एटम के ऊपर कौन सा चार्ज है? कोई कहता है 5, कोई कहता है 10, कोई कहता है 50। बाबा, एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक, जैसे मैं ले रहा हूँ सोडियम, क्या ले रहा हूँ? सोडियम। ठीक, जैसे मिसाल मैंने क्लोरीन लिया, 2 एग्जांपल दूंगा। ठीक, सही। अब अगर मैं कहता हूँ इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मैं कहता हूँ एटॉमिक नंबर 17 है, क्या मतलब इसका? अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 होंगे और प्रोटॉन भी 11 होंगे। जब आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? 0, इसके ऊपर 0 आ जाएगा। ठीक, अगर इसका एटॉमिक नंबर 17 है तो इट मीन्स इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है और 17 प्रोटॉन है। जब आप नेट रिजल्ट निकालोगे क्या आएगा? 0, इसका मतलब इसके ऊपर आ जाएगा 0। तो एटम एज ए होल न्यूट्रल है। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। हाँ, अगर वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो चार्ज आएगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर दे तो चार्ज आएगा। कैलकुलेशन फैसला करती है, हम कौन होते हैं फैसला करने वाले। अब आते हैं नंबर 8 की तरफ। ठीक, The electrons are in constant motion around the nucleus। ये कह रहे इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट मोशन में होता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक कांस्टेंट मोशन में होता है। एट लार्ज, बहुत ज़्यादा फासले पर, विद ए वेरी हाई वेलोसिटी, लाइक ए प्लेनेट। जैसे हमारे मुख्तलिफ किस्म के प्लेनेट्स है, सियारे हैं, वो सूरज की गिर्द घूम रहे हैं। सूरज की गिर्द, हमारी ज़मीन किस ऑर्बिट में? तीसरे ऑर्बिट में। ये आप स्टूडेंट को अक्सर नहीं पता होता है कि हमारा प्लेनेट, जिसे हम अर्थ कहते हैं, ज़मीन, वो सोलर सिस्टम में सूरज के किस ऑर्बिट में पाया जाता है? तीसरे में पाया जाता है। ये आपके जहन में रहे। ठीक, नंबर अराउंड दियर ऑर्बिट, सन अराउंड दियर ऑर्बिट। ठीक, सन अराउंड दियर ऑर्बिट, प्लैनेट्स अराउंड द सन इन दियर ऑर्बिट। जैसे सूरज के गिर्द मुख्तलिफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इसी तरह न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये हमें किसने कहा? रदरफोर्ड ने। यही पॉइंट तो इस पूरे लॉ को ले डूबा, यही पॉइंट इस पूरे लॉ को बिगाड़ चुका है। ठीक, क्योंकि इसने एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किससे कंपेयर करके दिया? सोलर सिस्टम से। क्योंकि सोलर सिस्टम आपके पास न्यूट्रल बॉडीज है और ये चार्ज बॉडी है। यहाँ पे एक बेक्सल नमी साइंटिस्ट आएगा जो चार्ज स्पेशलिस्ट होगा, वो ऑब्जेक्शन लगाएगा और इसका पूरा पॉइंट ज़ाया हो जाएगा। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स।
मतलब किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कलेक्टिवली तादाद को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। अब आते हैं ड्रॉबैक्स की तरफ कि इसका मॉडल बर्बाद तबाह कैसे हुआ। ठीक, लिमिटेशन, ड्रॉबैक, डिफेक्ट, तीनों नाम से ये टॉपिक आपके पास आ सकता है, आसान है। नंबर 3, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड मोशन। इसने, रदरफोर्ड ने जो एटम का हमें मॉडल दिया, उसने ग्रेविटेशन लॉ और मोशन को देखते हुए उसके साथ मुनासबत से हमें ला दिया। ठीक, विच कुड बी अप्लाइड ऑन न्यूट्रल बॉडीज, जो न्यूट्रल बॉडीज पे अप्लाई होते हैं, लाइक ए प्लैनेट्स। हमारे प्लैनेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडीज है, लेकिन सन की गिर्द घूम रहे हैं। ठीक, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। सोलर सिस्टम से जब इसने टैली किया, यही इसका ड्रॉबैक था। ठीक, बट नॉट टू द चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर हम ग्रेविटेशन और मोशन का कानून नहीं लगा सकते, इस वजह से हमारा ये एक ड्रॉबैक है। सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं, किस में आते हैं? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, उस ज़माने में, जिस ज़माने में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके मॉडल पेश कर रहा था, उस ज़माने एक बड़ा मशहूर साइंटिस्ट था मैक्सवेल, जो था चार्ज बॉडीज़ का स्पेशलिस्ट, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बारे में उसने काफ़ी लॉज, काफ़ी कानून वगैरह लिखे थे। ठीक, उसने क्या कहा? द चार्ज पार्टिकल, मैक्सवेल ने कहा, मैक्सवेल ने एकदम ऑब्जेक्शन लगा दिया रदरफोर्ड के मॉडल पे कि आप गलत हो भाई, ये गलत है। ठीक, क्यों? मैक्सवेल चार्ज पार्टिकल का स्पेशलिस्ट था। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन एन ऑर्बिट मस्ट रेडिएट एनर्जी। मैक्सवेल ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर हरकत करेगा न्यूक्लियस के गिर्द गिर्द, तो उसकी एनर्जी मस्ट भी ड्रॉप होनी चाहिए। कैसे ड्रॉप होनी चाहिए? मेरे पास जगह कम है, चले मैं यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आपको बता देता हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये इसकी गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक, अगर ये गोल गोल घूम रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींचेगा, तो वक्त के गिरने से इसकी एनर्जी कम होगी। वही बात वो इधर कह रहा है। ठीक, रेडिएट एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू द स्पाइरल मोशन। मतलब पहले तो सर्कुलर मोशन का अगर इसकी एनर्जी मैं कम करता जाऊं, इसकी एनर्जी कम होती जाए, तो ये इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता से सर्कुलर मोशन को स्पाइरल में चेंज करके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएगा, मॉडल बर्बाद हो जाएगा। और वही हुआ। मैक्सवेल ने जब कानून लगाया तो इसका सर्कुलर मोशन स्पाइरल में चेंज हो गया, जब सर्कुलर मोशन स्पाइरल में चेंज हुआ, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ऊपर गिर गया, मॉडल बर्बाद हो गया, जिसकी वजह से इसका एटम कोलैप्स हो गया। देखिए, द एटम वुड कोलैप्स, एटम तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक, नंबर 3, इस पॉइंट को हम आगे लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बताएंगे, जिसमें आपको थोड़ा सा हिंट्स बताता चलो। इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करता है, बट इन actual practice line spectrum produced by the एटम हमें लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस करके देता है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस नहीं करता। रेनबो किसने देखा हो? रैम्बो। ठीक, रेनबो के कलर्स आपको नजर आ रहे हैं 7। क्या आप मुझे बता सकते हैं उन 7 कलरों को आप एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? नहीं, वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। ठीक, तो इसलिए हमें क्या कहा था कि एटम हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देते हैं। जब इन एक्चुअल प्रैक्टिस देखा गया, एटम हमें कंटिन्यूअस नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम देता है। लाइन का मतलब है जिसमें मैं ब्लू को ग्रीन से, ग्रीन को मैं रेड से, रेड को मैं येलो से अलग कर सकता हूँ। ठीक, जिसे आप मुझे देख रहे हो, मुख्तलिफ कपड़े पहने हुए, मुख्तलिफ कलर के हैं, आप इस कलर को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। इसे हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जहाँ पे कलर साथ के साथ मौजूद हो और उनमें से आप एक कलर को दूसरे से सेपरेट ना कर सको, तो उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइक ए रेनबो। इसने कहा था कि एटम हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम दे रहा है, लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस देखा जाए तो वो हमें क्या दे रहा है? लाइन स्पेक्ट्रम। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो मैं समझता हूँ उसको मैं मौका दे रहा हूँ, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, और गालिबन मैं समझता हूँ कि वो स्क्रीनशॉट ले चुका होगा, स्क्रीनशॉट ले चुका होगा। पूछूं? अच्छा, इसका मतलब स्क्रीनशॉट ले चुके हो। ठीक, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही ईजी होने वाली है।
कोयटा साइंस एकेडमी सर्च ऑप्शन पे लिखें या मेरा मोबाइल नंबर लिखें, ठीक। इंशाल्लाह आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब भी करें, आल बेल आइकन भी देखें और हर दूसरी या तीसरे दिन बाद आपको शाम को 7-8 बजे वीडियो मिलेगा, तो आप उसको देखते जाओ, एंजॉय करते जाओ और साथ साथ अपने अपने अच्छे अच्छे नोट्स बनाते जाओ। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ अल्लाह हाफ़िज़।